8वीं कक्षा में हम 9वां चैप्टर पढ़ रहे थे बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमिक, जिसमें हमारे पास 7 तक सवाल कंप्लीट हो गए थे। अंतिम सवाल इसका बच गया था 8वां। 8वें सवाल में ये एक सर्वसमिका है x प्लस a x प्लस b बराबर x स्क्वायर प्लस x इंटू ए प्लस बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इस सर्वसमिका का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये 7वें की तरह ही है, सर्वसमिका चेंज होगी। तो यहाँ पे जैसे पहला सवाल दिया हुआ है 103 गुणा 104, इसमें क्या है, एक पद समान होगा। हल लगाएंगे हम, और ये 103 है और 104 है, दोनों संख्याएं 100 के नज़दीक है, 100 के, तो ये 100 प्लस के 3 हो जाएंगे और ये फिर 100 प्लस के 4 हो जाएंगे। यहाँ पे सर्वसमिका यही लगानी है, ऊपर वाली x प्लस ए और x प्लस बी बराबर x स्क्वायर प्लस x इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। x का मान होता है यहाँ पे समान पद, तो इन दोनों में समान पद है वो 100 है। एक का मान होता है पहला पद, दूसरा पद होता है ना, उनमें एक का मान पहला दूसरा होता है, बी का मान दूसरा। x का मान 100 हो गया, एक का मान 3 हो गया, बी का मान 4। x का मान 100 समान होता है, तो x का मान 100 है और एक का मान 3 है और बी का मान 4। तो यहाँ पे हम 100 प्लस 3 करेंगे और यहाँ पे 100 प्लस 4 कर देंगे। x स्क्वायर यानी कि जो समान पद है 100, इसका स्क्वायर प्लस x यानी कि जो समान है वो 100 है, इंटू ए प्लस बी। एक का मान हमारे पास प्लस के 3 है और बी का मान भी हमारे पास प्लस के 4 है, तो 3 प्लस 4 प्लस ए इंटू बी है, तो ए का मान 3 है इंटू बी का मान 4 है। 100 में हम 3 जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा, गुणा 100 में हम 4 जोड़ेंगे तो 104, और ये दोनों ब्रैकेट गुणा होते हैं इसलिए बीच में गुणा लग जाए। 100 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर 2 शून्य है, इसका स्क्वायर है तो 4 शून्य हो जाएगी, यानी कि 10,000 प्लस, पहले ब्रैकेट में देखते हैं तो 3 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास 7 हो जाएगा, 7 है वो 100 से गुणा हो जाएगा तो 700 प्लस 3 को 4 से गुणा किया तो 12, और इन तीनों को हम जोड़ेंगे 10,712, तो 10,712 हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा है। एक चौथा सवाल और देखिए, सवाल नंबर 4। आठवें का चौथा सवाल है 9.7 गुणा 9.8, दोनों संख्याएं 10 के नज़दीक है, तो यहाँ से हम 10 से माइनस का 0.3 कर देंगे और इधर 10 माइनस का 0.3। उसके बाद x का मान यहाँ पे 10 होगा, जो समान है वो, एक का मान 0.3 हो जाएगा, बी का मान 10 माइनस यहाँ पे 0.2 आएगा, बी का मान हमारे पास 0.2 आ जाएगा। तो x यानी कि 10, फिर ए का मान माइनस का 0.3 है तो माइनस लगा हुआ 0.3, और यहाँ पे x है तो 10, बी का मान प्लस, बी का मान भी यहाँ पे माइनस का ही है तो माइनस के 0.2 बराबर x स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस x का मान 10 ही है तो 10 इंटू एक का मान माइनस का 0.3 है तो माइनस का 0.3 लिखो, बी का मान भी यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का 0.2 प्लस ए इंटू बी।
ए का मान हमारे पास -0.3 है, गुणा बी का मान भी -0.2 है। हल करेंगे तो 10 में से 0.3 घटाएंगे तो 9.7 गुणा 10 में से हम 0.2 घटाएंगे 9.8 बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 यानी 100। यहाँ से पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 0.3 है, इसमें -0.2 जोड़ेंगे तो माइनस का 0.5 हो जाएगा। -0.5 को हम 10 से गुना करेंगे तो माइनस के 10 को देखो 0.5 से गुना करेंगे तो माइनस का 0.1 आएगा। ये सॉरी 5। उसके बाद में यहाँ से इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएंगे और प्लस का यहाँ पे 0.06। अब यहाँ से हम 100 में पहले ये जोड़ देंगे तो 100, चलो यहाँ लिख देते 100.06 माइनस का 0.5, इसमें से 0.5 हम घटा देंगे 6, 5, 9, 99.5 99.56। इसमें यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देखिए दोबारा -0.3 और -0.2 जोड़ेंगे तो माइनस के 0.5 होंगे। -0.5 को हम 10 से गुणा करेंगे तो प्लस के 5 आएंगे, ये माइनस के 5 आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 100 में 5 घटाएंगे तो 95 आएंगे और 95 में 0.0 छड़ देंगे तो 95.06। ये इसका उत्तर है। इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली 8वीं कंप्लीट होती है। इसके बाकी बचे हुए सवाल आप होमवर्क में करोगे। उसके बाद में हम प्रश्नावली 10 पढ़ देंगे। प्रश्नावली 10 है हमारे पास ठोस आकारों का चित्रण। दसवां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठोस आकारों का चित्रण। सबसे पहले इसमें द्विमीय और त्रिमीय आकृतियां आती है। द्विमीय आकृतियां, ये कौन सी आकृति होती है समझिए। समतल पर लंबाई और चौड़ाई से बनी आकृतियों को हम द्विमीय आकृतियां कहते हैं, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई। जैसे सबसे पहले बहुभुज, बहुभुज के अंदर त्रिभुज भी आ गया, चतुर्भुज आ गया, पंचभुज आ गया आदि, षटभुज, ये सब इसमें आएंगे क्योंकि ये लंबाई और चौड़ाई से बनी आकृतियां होती है। उसके बाद में वृत्त आ गया, इनको हम द्विमीय आकृतियां कहते हैं। उसके बाद में त्रिमीय आकृतियां, त्रिमीय आकृतियां इन्हीं आकृतियों में लंबाई और चौड़ाई के साथ में यदि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई और आ जाता है तो वो त्रिमीय आकृति कहते हैं, जिनको हम 3D आकृति बोलते हैं।
और इनको 2D में। 3D आकृति में पहली है जैसे घन आ गया, घनाभ आ गया, शंकु आ गया, गोला आ गया, बेलन आ गया, उसके बाद में एक आकृति होती है प्रिज्म और पिरामिड। ये सब आकृतियां हमारे पास 3D आकृति में आती है। उसके बाद में इस प्रश्नावली में एक हमारे पास आता है आयलर सूत्र। तो यहाँ पे आप आयलर सूत्र लिख लीजिए। मेन यही है, इसमें एक ही सूत्र काम में आएगा हमारे पास। आयलर सूत्र F प्लस V बराबर E प्लस 2। सबसे पहले यहाँ पे F समझिए। F का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? फलक। F होता है फलक। V यानी कि शीर्ष, E यानी किनारे। फलक, शीर्ष, किनारे। अब यहाँ पे एक में जैसे घन की आकृति बना के आपको समझाता हूँ। सबसे पहले फलक क्या होते हैं? फलक जो लंबाई चौड़ाई से बना हुआ है ना, इसका एक दीवार, जैसे ये ऊपर की दीवार है तो ये इसका एक फलक होगा। इसी तरह से ये दूसरा फलक हो जाएगा, जैसे नीचे की दीवार है, ये दूसरी दीवार से। उसके बाद में ये तीसरी हो जाएगी और इसके बाद में ये चौथी हो जाएगी और पांचवी और छठी इसके आमने सामने। इस तरह से इसमें 6 फलक हो गए। शीर्ष होते हैं इसकी कोने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 शीर्ष है। किनारे होते हैं भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये इसमें 12 होगी किनारे। अब आयलर सूत्र का सत्यापन करना हो तो आपको इस सूत्र में रखना है F प्लस V बराबर E प्लस 2। F यानी फलक हमारे पास कितने हैं? इसमें 6 प्लस V यानी शीर्ष 8 बराबर E किनारे 12 प्लस 2। 8 6 14 और 14। ये इसका सत्यापन होता है। इस तरह से हमें क्या करना है? इस प्रश्नावली में ये सत्यापन भी करना है। अब हम प्रश्नावली 10.1 देखते हैं। 10.1 प्रश्नावली और 10.2 प्रश्नावली ये आप स्वयं करेंगे। इसमें क्या आकृतियाँ दी गई है, आपको केवल ऊपर का दृश्य, सामने का दृश्य, पीछे का दृश्य ये बताना है। ये बहुत ही इजी है, आप चित्र देखकर स्वयं करेंगे। 10.3 प्रश्नावली देखेंगे। अब 10.1 और 2 में से परीक्षा में बहुत कम चांस होते हैं। 10.3 में से सवाल बनते हैं। 10.3 का पहला सवाल है, क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए गए अनुसार हो सकते हैं? 1 नंबर पर त्रिभुज।
पहले का पहला त्रिभुज दिया। 2 नंबर पे है चतुर्भुज, सॉरी इसमें 3 त्रिभुज दिए हुए हैं, 4 त्रिभुज, और तीसरा दिया हुआ है इसमें एक वर्ग और 4 त्रिभुज। सवाल एक बार पुनः सुनिए, क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए गए अनुसार हो सकते हैं क्या? तो सबसे पहले आपको बहुफलक का पता होना चाहिए। बहुफलक क्या होता है? तो बहुफलक एक ठोस होता है जो 4 या अधिक बहुभुज फलकों से इस प्रकार घिरा होता है, जिसमें क्या होता है 4 या उससे अधिक बहुफलक होने चाहिए। इसकी 2 फलकें एक किनारे पर मिलती है तथा 3 व अधिक किनारे एक शीर्ष बिंदु पर मिलते हैं। इसलिए पहला 3 त्रिभुज वाला बहुफलक नहीं हो सकता। तो इसके आगे आपको लिखना है बहुफलक नहीं हो सकता। इसी तरह से दूसरा है 4 त्रिभुज। 4 त्रिभुज में हो सकता है बहुफलक हो सकता है, 3 वाला नहीं होगा। उसके बाद वर्ग और 4 त्रिभुज ये हो सकता है बहुफलक हो सकता है। तो पहला प्रश्न इस तरह से था। दूसरा देखिए, दूसरा भी ऐसा है लैंग्वेज वाला। क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो सकती है? अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखो, फलकों की संख्या कोई भी हो सकती है, ये हो तो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है ये तभी संभव है जब फलकों की संख्या 4 या इससे अधिक। तो आप लोग लिखोगे हाँ यह तभी संभव है जब बहुफलक में फलकों की संख्या 4 या 4 से अधिक हो। तो कम से कम 4 होनी चाहिए और अधिक से अधिक, इससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, 4 से अधिक हो सकती है, कहने का मतलब ये। सवाल नंबर तीसरा देखिए, तीसरा अच्छा सवाल है। इसमें आकृतियां दी हुई है, आकृतियां पेंसिल से बनाओगे। निम्नलिखित में कौन कौन से प्रिज्म है? तो एक तो होता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड। इनकी पहले हम परिभाषा देखते हैं। प्रिज्म क्या होता है? इसमें ऊपर और नीचे, या फिर आप आधार या तल कह सकते हो, आधार या तल सर्वांग सम बहुभुज हो, यानी ऊपर नीचे समान बहुभुज होंगे और उसके किनारों पर, साइड में किनारों पर समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पे चतुर्भुज बना रहे हैं इस तरह से, और एक चतुर्भुज ऐसे इधर बनाते हैं, दोनों सर्वांग सम होने चाहिए, बराबर रख। फिर इनके फलकों को इस तरह से मिलाते हैं, जैसे ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, ये इससे, और ये
इससे यहाँ हम देखते हैं तो ये हमारे पास है प्रिज्म होगा। जबकि पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड इसमें कोई भी बहुभुज होते हैं, शीर्षों को एक अन्य बिंदु से मिलाने पर बनी आकृति पिरामिड कहलाती है। इसमें साइड में त्रिभुजाकार आकृति बनती है, त्रिभुजाकार आकृति। जैसे एक ये हमारे पास कोई वर्ग है, अब एक बिंदु है, इसके शीर्ष ये हैं ए बी सी डी, इनके शीर्षों को यदि इस बिंदु से मिला देते हैं हम, तो ये हमारे पास बनेगा पिरामिड। तो इस तरह की आकृति पिरामिड कहलाती है और ये प्रिज्म कहलाएगा। प्रिज्म में क्या ऊपर नीचे या आधार और तल सर्वांग समाकृति होती है, और उसके साइडों में क्या होते हैं, जो फलक होते हैं वो समांतर चतुर्भुज आकार के होते हैं, जबकि इसके साइड वाले जो फलक होते हैं वो त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं। इनमें ऊपर नीचे कोई भी बहुभुज हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है। तो आपको अब पहचानना है एनिमल कील, तो कील प्रिज्म है या पिरामिड। तो आपको मैंने बता दिया प्रिज्म इस तरह से होता है, क्योंकि कील इस तरह से होती है, यहाँ से लेते हैं और यहाँ इस तरह से एक साइड से मोटी होती है, इस तरह से होती है। तो ये आकृति पिरामिड कहलाएगी, पिरामिड में जाएगी। तो कील एक प्रिज्म नहीं है। इसी तरह से बिना छिली हुई पेंसिल होती है, तो पेंसिल में देखते हैं आप लोग ऊपर नीचे उसके जो फलक होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं, तो पेंसिल है वो प्रिज्म है। इसी तरह से कागज पर रखने का बाहर एक आकृति दी हुई है आपको इस तरह से, फिर इसको इस तरह से मिलाया गया है, ये भी हमारे पास स्केल की तरह होगा, तो ये भी प्रिज्म नहीं है। और उसके बाद में एक बॉक्स दिया हुआ है जो घनाकार है इस तरह से, ये जरूर प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। तो कील और कागज पर रखने वाला जो बाहर है इस तरह की आकृति है, उसकी दी हुई है बुक में, वो प्रिज्म नहीं। बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।